बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 112 मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी चंद मिनट पहले ही मसर अली शीजान ने कहा था कि कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद किसी को कामनी के फ्लैट पर भेजा जाए। मैंने खुशी को भेजने के बारे में सोच ही रहा था कि फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। हमने फ़ौरन ही दौड़ लगा दी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, सूरत हाल खासी संगीन है और मेरा ख्याल है मसर अली शीजान को आगाह कर देना चाहिए। मसर को यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं कहते हुए उठकर खड़ा हो गया। और फिर कुछ ही देर बाद मैं कूची और नकूशी के साथ मसर अली शीजान के कमरे में दाखिल हो रहा था। मेरा ख्याल था कि मसर सोने के लिए लेट चुका होगा, लेकिन वो एक कुर्सी पर बैठा मुतालिया कर रहा था। उसकी पुश्त पर लैंप चल रहा था जिसकी रोशनी किताब पर पड़ रही थी। हमें देखकर मसर ने किताब रख दी और ट्यूब लाइट रोशन कर दी। हम तीनों मसर के सामने झुके और उसके इशारे पर सामने एक बेंच पर बैठ गए। मुझे एक बार फिर शुरू से सारा वाकया दोहराना पड़ा। आखिर में मैं कह रहा था, मेरा ख्याल है वो फायरिंग हमें जान से मारने के लिए नहीं की गई थी, वो हमें सिर्फ डराना चाहते थे ताकि हम वहां से भाग जाएं। तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि वो हमला तुम पर नहीं किया गया था, यानी ना तो उस कार ने तुम्हें कुचलने की कोशिश की थी और ना ही फायरिंग तुम्हें जान से मारने के लिए की गई थी। यस मास्टर, मैंने जवाब दिया। कार जब सामने से आई तो हम पूरी तरह उसके हेडलैम्प्स की रोशनी में थे। कार में जो भी लोग थे उन्होंने हमारे चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे होंगे। अगर मुझे मारना होता तो कार मेरे ऊपर चढ़ाई जाती, मुझे कुचलने की कोशिश की जाती, मगर उनका मकसद शायद उस शख्स को मौत के घाट उतारना था। इसकी तस्दीक इस तरह भी होती है कि उस शख्स ने मुझ से हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ छलांग लगा दी थी और तेज रफ्तार कार भी फौरन ही उसकी तरफ मुड़ गई थी और उसे कुचलती हुई चली गई थी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अक्सियान और मैगा के आदमी थे और यकीनन मुझे नहीं पहचानते थे। वो शायद शुरू से दूर रहकर उस शख्स की निगरानी कर रहे थे और जब देखा कि हम उसे पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं तो उन्होंने उसे कार से कुचलकर खत्म कर दिया ताकि वो किसी को कुछ ना बता सके। और तुम पहले ही उससे सब कुछ मालूम कर चुके थे, मास्टर बोला। यस मास्टर, मैंने कहा। मोरुतांग को अक्सियान और मैगा में से किसी ने मारा है, मैंने कहा। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, उस शख्स के कहने के मुताबिक कार में शाओयांग की तरफ जाते हुए मोरुतांग ने कुछ ऐसी बातें की थी जिनसे अक्सियान परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है वो बातें ऐसी होंगी जिनसे अक्सियान को शुबा हो गया होगा कि मोरुतांग उसके किसी राज से वाकिफ हो चुका है। फिर उसने शाओयांग में उनका ठिकाना भी देख लिया था, इसलिए मोरुतांग को ठिकाने लगा दिया गया। अब सूरत हाल ये है। मास्टर अली शीजान चंद लम्हों की खामोशी के बाद मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, ना ही तुम लोग उस आदमी से मिले थे जिसे कार से कुचल कर मार दिया गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, ये पुलिस केस है और मास्टर हैंग पाई भी पसंद नहीं करेगा कि इस कैंप का कोई लड़का किसी पुलिस केस में मुलव्वस हो। वो एक बार फिर खामोश हो गया, फिर बोला, ये एक नहीं दोहरे कत्ल की वारदात है। तुम लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद मैंने जिस लड़के को शाओयांग भेजा था वो भी वापस आ गया था। उसने बताया कि पुलिस को मोरुतांग की कार की डिक्की से उसकी लाश मिल गई है। शाम तक तो पुलिस शाओयांग ही में इंक्वायरी कर रही थी, मगर मुझे यकीन है कि पुलिस सुबह यहाँ भी पहुंच जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इस कैंप का कोई लड़का इस केस में मुलव्वस हो। तो क्या मैगा और अक्सियान को बच निकलने का मौका दिया जाएगा, मैंने पूछा। नहीं, मास्टर ने नफी में सारी लाया। वो कानून के अलावा हमारा भी मुजरिम है। उन लोगों ने तुम्हें एक मरतबा ब्लू पाइप की जहरीली सुई के जरिए हलाक करने की कोशिश की और दूसरी मरतबा तुम्हें किडनैप करना चाहा। कोई मामूली बात हो तो उसे माफ कर देने या नजरअंदाज कर देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैगा और अक्सियान के जराइम बहुत संगीन है। ये इस खित्ते का असूल है कि आपस के मामलात आपस ही में निपटा लिए जाते हैं, पुलिस को जहमत नहीं दी जाती। ये भी हमारा आपस का मामला है, इसे भी हम आपस ही में निपटाएंगे। वो किस तरह, मैंने पूछा। मेरी आंखों में चमक सी उभर आई थी। तुमने उस शख्स से मैगा और अक्सियान का शाओयांग वाला ठिकाना तो मालूम कर लिया था ना, मास्टर अली शीजान ने कहा। हम कल का दिन सूरत हाल का जायजा लेंगे। अगर मैगा और अक्सियान पुलिस के हाथ लग गए तो हमारी मजबूरी होगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बसूरत दीगर हम कल ही रात अपनी कार्रवाई करेंगे। गुड, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। बस अली शीजान मुस्कुरा दिया। वो मेरी अंदरूनी कैफियत को समझ गया था। वो समझ गया था कि जब तक मैं अपने ऊपर होने वाले हमलों का बदला ना लूंगा उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। उसके बाद भी हम इस मौजू पर बातें करते रहे और जब मैं वापस आया तो 2:30 बज चुके थे। जानकी, कामनी और चीकू एक ही बिस्तर पर एक दूसरे से लिपटी सो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में पहुंच गया। अगला दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। अलबत्ता सुबह सवेरे ये इतला मिल गई थी कि पुलिस गुज़िश्ता रात जाए वारदात पर पहुंच गई थी जब उस शख्स को कार से कुचल कर हलाक किया गया था। पुलिस दिन भर कार के उस हादसे और फायरिंग के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती रही, लेकिन पुलिस सिवाय इसके कुछ मालूम ना कर सकी कि कार से कुचला जाने वाला शख्स मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। किसी कैंप से उसका कोई ताल्लुक भी नहीं था। मुतअद्दिद लोगों ने उसकी लाश देखी थी मगर कोई उसे शनाख्त नहीं कर सका था। वो यहाँ के लोगों के लिए अजनबी था। शाम को मास्टर अली शीजान को शाओयांग में अपने आदमी से भी रिपोर्ट मिल गई। मोरुतांग की मौत की तहकीकात में भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी।
बोरुता की जेब में एक माकूल रकम मौजूद थी, जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह कोई डकैती या राजधानी की वारदात नहीं थी, बल्कि कत्ल की वजह किसी किस्म की जाती दुश्मनी हो सकती थी। लेकिन पुलिस कातिल या कातिलों का कोई सुराग नहीं लगा सकी थी। इस तरह इक्सियान और मैगा का नाम भी सुनने में नहीं आया था, जिसका मतलब था कि वो दोनों पुलिस की निगाहों से महफूज थे। रात 8 बजे तक हम मजीद इतलात का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई गैर मामूली बात मालूम ना हो सकी। जानकी उस रोज दिन भर अपने ही कमरे में मौजूद थी। शायद मुसलसल मेहनत और रियाजत की वजह से उस पर थकन तारी हो गई थी और उसे आराम की जरूरत थी। 9 बजे क्लास खत्म होने के फौरन बाद हम कैंप से रवाना हो गए। हम 3 आदमी थे, मसलीशी, जान, कूची और मैं। रस्सों वाला पुल पार करते ही हम सड़क पर दाईं तरफ मुड़ गए और तकरीबन 200 गज का फासला तय करके रुक गए। बस ने कूची को चाबियों के गुच्छा देकर कुछ कहा। कूची इमारत के पिछली तरफ चला गया। चंद मिनट बाद एक कार इमारत के पीछे से निकली और हमारे करीब आकर रुक गई। स्टीयरिंग के सामने कूची बैठा हुआ था। ये मसलीशी जान की कार थी, जिसे कभी कभार ही इस्तेमाल किया जाता था। मैं और मसलीशी जान पिछली सीट पर बैठ गए और कार हरकत में आ गई। पहली मरतबा हम शाओयांग से यहाँ तक पैदल आए थे। वो रास्ता टीला नुमा पहाड़ियों के बीच में से गुजरता था, मगर सड़क वाला रास्ता खासा तवील था। हमें शाओयांग पहुंचने में 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इस वक्त 10 बजने वाले थे और कस्बे बाजारों में अच्छी खासी रौनक थी। कूची कार को पुरहुजूम सड़क से गुजारता हुए एक कुशादा सड़क पर ले आया, जहाँ दोनों तरफ बंगले थे। उसने एक बंगले के सामने कार रोककर हारन बजाया। सिर्फ 1 मिनट बाद गेट खुल गया और कूची कार को अंदर ले गया। गेट खोलने वाला रेड उम्र मुलाजिम था। बरामदे में कार रुकते ही सामने वाले दरवाजे से एक आदमी बरामद हुआ। वो दरमियाने कद का सेहतमंद आदमी था। उसने चीनी लिबास पहन रखा था। मास्टरलीशियान जैसे कार से उतरा, वो शख्स मारे तादीम के झुकता हुआ घुटनों तक दोहरा हो गया। वो चियांग शाओ था, उस इलाके का एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन और मास्टर लीशियान का पुराना शागिर्द। उसने मुझे भी इसी तरह तकरीम दी और हमें बड़े एहतराम से अंदर ले गया। आलिशान ड्राइंग रूम में उसकी गुड़िया जैसी हसीन बीवी हमारे इस्तकबाल को मौजूद थी। चियांग शाओ की उम्र अगरचे 45 और 50 के दरमियान थी, मगर उसकी बीवी हाशी किसी तरह भी 25 से ज्यादा की नहीं लगती थी। मैंने उर्दू के हसीन होने के हवाले से लोगों को चीनी गुड़िया की मिसाल देते हुए अक्सर सुना था। हाशी वाकई बेहद हसीन थी, बिल्कुल चीनी गुड़िया की तरह। जिस तरह उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, उससे अंदाजा होता था कि उन्हें हमारे आने का पहले से इल्म था। और फिर इसकी तस्दीक इस तरह भी हो गई कि चंद मिनट बाद नकोशी भी नजर आ गया। वो पहले से यहाँ मौजूद था। वो बो करके मस्र के सामने खड़ा हो गया और अपनी रिपोर्ट देने लगा। मसलीशी जान भी बीच बीच में कुछ पूछता जा रहा था। इसी दौरान में एक मुलाजमा ने हमारे सामने सेंटर टेबल पर नाजुक सी बहुत ही खूबसूरत प्यालियों में सब्ज चाय सर्व कर दी। मस्र के इशारे पर नकोशी भी सामने एक कुर्सी पर बैठ चुका था और फिर चाय की चुस्की के साथ उन दोनों में बातें भी होती रही। तकरीबन 15 मिनट बाद मसलीशी जान मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। बैगा और इक्सियान ईच स्ट्रीट के एक बंगले में मौजूद है। वो कह रहा था, वो बंगला एंजिला नामी एक औरत की मलकियत है जो अच्छी शोहरत नहीं रखती। बंगले में एंजिला के 2 मुलाजिम भी मौजूद हैं। एक तो मेरी तरह हट्टा कट्टा है और दूसरा अधेड़ उम्र। बहरहाल मुकाबले की तवक्को है। वो बंगला कहाँ है? मैंने पूछा। यहाँ से तकरीबन 3 मील आगे पहाड़ी के दामन में, मास्टर ने कहा। वो कस्बे की आखिरी आबादी है। वहाँ ज्यादातर दौलतमंद लोग ही रहते हैं। कस्बे के 2-3 अच्छे रिहायशी होटल भी उसी तरफ हैं। तो फिर हमें किस वक्त रवाना होना होगा? मैंने पूछा। हम अभी रवाना हो रहे हैं, मास्टर ने जवाब दिया। और फिर चियांग शाओ भी हमारे साथ जाने को तैयार हो गया, मगर आशी ने उसे मना कर दिया और खुद जाने को तैयार हो गई, क्योंकि चियांग शाओ दमे का मरीज था। इस मर्ज की वजह से ही कई साल पहले उसने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस छोड़ दी थी, लेकिन मास्टर लीशियान से ताल्लुक खत्म नहीं किया था। आशी एक अंदरूनी कमरे में चली गई। उसकी वापसी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। उसने अपना रवायती चीनी लिबास उतार कर जीन्स और हल्के आसमानी रंग की कोई शर्ट पहन ली थी, जो स्ट्रेचेबल मटेरियल से बनी हुई थी और उसके जिस्म पर इस तरह फिट थी कि तमाम उतार चढ़ाव नुमाया हो गए थे। उसे देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। बस लीशियान वाली कार वहीं छोड़ दी गई। हाशी ने बंगले के गैराज से सब्ज रंग की स्टेशन वैगन निकाल ली थी। अंधेरे में उसका रंग स्याह ही लग रहा था। हाशी स्टीयरिंग के सामने थी। मसर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। बैनकुशी और कोची साथ पिछली सीट पर बैठ गए। स्टेशन वैगन बंगले से निकलकर दाईं तरफ मुड़ गई। 11 बज रहे थे। सड़कों पर अब भी रौनक थी, लेकिन जिस तरह हम जा रहे थे उस तरफ रौनक बतदरीज कम होती जा रही थी। ये रिहायशी इलाका था। यहाँ कोई मार्केट या दुकानें वगैरह नहीं थी, इसलिए इस तरफ लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। अलबत्ता कभी कभार कोई खटारा सी गाड़ी करीब से गुजर जाती। ये बात मैंने पहले भी नोट की थी कि आम चीनियों के पास ज्यादातर पुरानी गाड़ियां ही थी। नई चिमचिमाती हुई गाड़ी उन लोगों के पास थी जिनके पास बेहिसाब दौलत थी। जिस तरफ आखिरी मर्तबा स्टेशन वैगन मुड़ी थी उस सड़क पर तो बिल्कुल सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ खासे फासले पर बड़े बंगले थे। उन बंगलों की इमारतें ख्वाह छोटी रही हों, लेकिन उनके इर्द गिर्द खुली जगह बहुत ज्यादा थी। हाशी को कहीं भी रास्ता बताने की जरूरत पेश नहीं आई। वो एंजेला की रिहाइशगाह के बारे में जानती थी। एंजेला के बारे में भी उसकी मालूमात खासी वसी थी और वो रास्ते में हमें भी उसके बारे में बताती जा रही थी।
उस सड़क पर मुड़ते ही हाशी ने वैगन की रफ्तार कम कर दी और फिर एक बंगले के सामने से गुजरते हुए वो इशारा करते हुए बोली, ये एंजला का बंगला है। इसका दूसरा गेट पिछली सड़क पर है मगर वो बंद रहता है। आमदोरफ्त इसी गेट से होती है। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। बंगले की इमारत गेट से तकरीबन 100 गज अंदर की तरफ थी। इमारत के दाईं बाईं और पिछली तरफ भी तकरीबन इतनी लंबी चौड़ी खुली जगह थी। बंगले की 1-2 खिड़कियों में रोशनी दिखाई दे रही थी। उससे कतई नजर चारों तरफ गहरी तारीकी थी। बंगले के गिर्द कोई चार दीवारी नहीं थी बल्कि खारदार तारों का जंगला था। हाशी ने वैगन बंगले के तकरीबन 300 गज आगे एक पार्क के किनारे पर बहुत बड़े दरख्त के नीचे रोक ली। उस दरख्त से जरा हटकर पार्क के अंदर की तरफ एक छोटी सी मसनूई पहाड़ी बनी हुई थी जिस पर फूलों के पौधे लगे हुए थे। हाशी वैगन ही में बैठी रही और हम चारों नीचे उतर आए। वो बंगला कार्नर का था। उसके पहलू में एक कुशादा सड़क थी और उसके साथ पार्क शुरू हो गया था। बस लीशी जान कुछ देर तक बंगले की तरफ देखता रहा। फिर उसने मुझे और कोची को पहलू की तरफ से जाने का इशारा किया और खुद नकूशी के साथ बंगले के सामने वाले रुख की तरफ चल पड़ा। मेरी तरह कोची के पास भी खंजर था मगर हम दोनों में से किसी ने भी खंजर हाथ में नहीं लिया था। खारदार तार कुछ ढीले थे। उन्हें नीचे ऊपर खींचकर इतनी जगह बना ली गई थी कि एक आदमी आसानी से गुजर सके। पहले मैं अंदर दाखिल हुआ, फिर कोची अंदर आ गया। बहुत वसी और अरीज जगह थी। यहाँ खूबसूरत लान बनाया जा सकता था लेकिन लगता था इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। चारों तरफ खूदरू झाड़ियां बिखरी हुई थी। खुश्क झाड़ियां पैरों के नीचे आकर चिटक रही थी जिनकी आवाज बड़ी ज्यादा फैल रही थी। मैं और कुची बहुत मोहतात अंदाज में चल रहे थे। हमारा रुख बंगले की इमारत के पिछली तरफ था। हमें यह भी अंदेशा था कि झाड़ियों की चिटकने की आवाज से कहीं वो होशियार ना हो जाए। इमारत के पिछली तरफ भी एक कुशादा बरामदा था जिससे दाईं तरफ दूसरी खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। मैंने कुची को बरामदे के करीब रुकने का इशारा किया और खुद मोहतात अंदाज में रोशन खिड़की की तरफ चलने लगा। कमरे से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक मर्द था और एक औरत। वो तेज लहजे में चीनी जबान में बातें कर रहे थे लेकिन एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मैंने खिड़की में झांकने की कोशिश की। अंदर की तरफ नीले रंग का दबीज पर्दा पड़ा हुआ था। एक किनारा जरा सा हटा हुआ था। मैंने उसी जगह शीशे से आंख लगा दी। कमरे का कुछ हिस्सा मेरी नजरों के सामने आ गया। सामने कुर्सी पर बैठी वो दराज कामत औरत खासी हसीन थी। उसकी उम्र 40 से कुछ ऊपर ही रही होगी लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर रखा हुआ था। मेरे ख्याल में रात की स्पैर उसे या तो शबे ख्वाबी के लिबास में या रवायती चीनी लिबास में होना चाहिए था लेकिन उसने मुख्तसर सा ब्लाउज और मिनी स्कर्ट पहन रखा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था जिससे चुस्कियां लेते हुए वो सामने बैठे हुए किसी आदमी से बातें कर रही थी। कोशिश के बावजूद मैं उस शख्स को नहीं देख सका। उस औरत ने गिलास सामने तपाई पर रख दिया और सिगरेट का पैकेट उठा लिया। एक सिगरेट सुलगाने के बाद उसने पैकेट और लाइटर मेज पर रख दिया और सिगरेट के कश लगाते हुए बातें करती रही। मैं एक मरतबा फिर उस छोटे से खलास एक कमरे के दूसरे हिस्से का मंदिर देखने की कोशिश करने लगा। मेरी ये कोशिश तो कामयाब ना हो सकी। अलबत्ता मेरा हाथ बेख्याली में शीशे से टकरा गया। खटक की हल्की सी आवाज हुई और मैं बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। आवाज अगरचे बहुत हल्की थी लेकिन मेरे ख्याल में उन लोगों को मुतवज्जो करने के लिए काफी थी। मैं नीचे झुकते ही तेजी से खिड़की से एक तरफ हटकर दीवार के साथ चिपक गया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। चंद सेकंड बाद ही अंदर की तरफ खिड़की के सामने से पर्दा हटा दिया गया। खिड़की के सामने जमीन पर दूर तक रोशनी फैल गई और उस रोशनी में एक साया भी हरकत करता हुआ दिखाई दिया। मेरा ख्याल ये वही औरत थी जो खिड़की के करीब आकर बाहर देख रही थी। यह गनीमत था कि उसने खिड़की खोलकर बाहर झांकने की कोशिश नहीं की थी। पर्दा एक बार फिर बराबर हो गया। मैं चलना में अपनी जगह पर दुबका रहा और फिर मोहतात अंदाज में हरकत करता हुआ दोबारा खिड़की के सामने आ गया। इस मर्तबा अंदर की तरफ वो पर्दा उसी तरह बराबर कर दिया गया था कि जो पहले मामूली सा खला था वो भी गायब हो गया था। मैं किसी और जुरी की तलाश में खिड़की के शीशों को देखने लगा। इसी दौरान में मुझे अपने हकम में कदमों की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। मैंने तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल में वो कोची के सिवा और कोई नहीं हो सकता था लेकिन उसी लम्हे बरामदे की तरफ से कोची की चीखती हुई आवाज सुनाई दी, वहीदान बचो। चीख सुनते ही मैं तेजी से पीछे घूमा लेकिन मुझे बहुत देर हो चुकी थी। सर पर लगने वाली जर्ब से मेरा दिमाग झुंझुना उठा और आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी नाचने लगी और मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। जोरदार छनाके की आवाज मुझे होश में ले आई। मैं जोर जोर से सर को झटकने लगा। जहन पर छाने वाली धुंध बदस्तूर कम होती चली गई। मेरे आवाज बहाल होने लगे। दिमाग में अगरचे अब भी धमाके हो रहे थे मगर तकलीफ अब काबिले बर्दाश्त थी। चंद सेकंड पहले मैंने अपने हकम में कदमों की चाप सुनी थी तो यही समझा था कि वो कोची होगा मगर वो दरअसल कोई और था जो बंगले के पहलू के दरवाजे से निकल कर आया था। उसे देखकर ही कोची ने चीख कर मुझे खबरदार किया था। मैंने झुकाई देकर बचने की कोशिश तो की थी मगर डंडा मेरे सर पर लगा था जिससे मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। उस शख्स ने दूसरा वार करने की कोशिश की होगी मगर कोची ने उसे कामयाब नहीं होने दिया और इस मरतबा डंडा खिड़की के शीशे पर लगा था जिससे शीशा चिकना चूर हो गया और छन्नाके की आवाज से मैं भी होश में आ गया था। मैंने एक बार फिर सर झटकते हुए बाईं तरफ देखा। कोची और हमलावर एक दूसरे से गुथे हुए थे। वो शख्स कोची को रगीद रहा था। मैंने आगे बढ़कर उस शख्स का पैर पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगा।
उस शख्स ने कोची को छोड़ दिया और सांप की तरह पलटकर मुझ पर हमलावर हुआ। उसका गूंसा मेरे सीने पर लगा। मैंने उसका पैर छोड़ दिया और लड़खड़ा कर पीछे हट गया। वो शख्स फुर्ती से उठकर दोबारा मुझ पर हमलावर हुआ। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था और जिसम में किसी गैंडे की तरह ताकत भरी हुई थी। मास्टर ली शी जान ने ठीक ही कहा था कि इस बंगले में मौजूद एक आदमी उसकी तरह हट्टा कट्टा है और मेरा ख्याल है वो मार्शल आर्ट से भी वाकिफ था। उसका पहला हमला तो बाजारी अंदाज का था, लेकिन फिर वो संभल गया था और एक मंजे हुए मार्शल आर्टिस्ट की तरह मुझ पर हमलावर हुआ था। उसने मेरी गर्दन पर चोप लगाने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसका ये वार रोक लिया और साथ ही उसके पेट में फ्रंट किक रसीद कर दी। वो झटके से दूर हो गया, मगर फौरन ही संभल गया। मैंने उसे हमला करने का मौका नहीं दिया। अपनी जगह खड़े खड़े उछलते हुए उल्टी कलाबाजी खाई। मेरे दोनों पैर उसकी गर्दन पर लिपट गए। मैंने दोनों हाथ उसके कंधों पर टिकाकर पूरी कुव्वत से टांगों को बाईं तरफ झटका दिया। वो शख्स पूरे कद के साथ बाईं तरफ गिरा। मैंने उसी फुर्ती से अपने पैर उसकी गर्दन से हटा लिए और उछलकर खड़ा हो गया। इसी दौरान मैं कोची भी संभल गया था। उसी वक्त अंदर से औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही उठा पटक की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मुझे समझने में देर न लगी कि मास्टर ली शी यान और नकोशी दूसरी तरफ से अंदर जा चुके थे। कूची, तुम इसे संभालो, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैंने चीख कर कहा और इमारत के पैरों की तरफ दौड़ लगा दी। उस तरफ कोई बरामदा वगैरह नहीं था, मगर एक दरवाजा खुला हुआ था। मुझ पर हमला करने वाला शख्स उसी दरवाजे से बाहर आया था। सामने एक तारीख राहदारी थी। मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के अगले मोड़ पर दूसरी तरफ से आने वाला कोई शख्स मुझसे टकरा गया। उसके साथ ही एक नुस्वानी चीख भी सुनाई दी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो कोई औरत थी जो टकरा कर नीचे गिरी थी। मैं भी लड़खड़ा गया था। मैंने अपने आप को संभाल कर नीचे गिरी हुई औरत की तरफ देखा। उसके जिस्म पर लिबास बराए नामी था। खौफ की शिद्दत से वो मुसलसल चीख रही थी। मैंने इधर उधर देखा। दाईं तरफ एक दरवाजा खुला हुआ था। उस जवान और खूबसूरत औरत को बेलिबास देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यहाँ क्या हो रहा था। मैंने उस औरत को उठाकर कमरे के अंदर फेंक दिया और दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया और वापस दौड़ गया। अब मैं उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और अंदर खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा था। वो औरत जिसे मैंने बाहर से देखा था एक मोटा सा डंडा हाथ में लिए खड़ी थी। नकोशी एक कदरे भारी भरकम आदमी से गुथम गुथा हो रहा था। कमरे का फर्नीचर उलट पलट गया था। वो औरत नकोशी पर डंडे से हमला करना चाहती थी, मगर जब भी वो डंडा ऊपर उठाती उसका अपना साथी सामने आ जाता। इस तरह उसे नकोशी पर हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था। मुझे देखकर वो मेरी तरफ घूम गई और चीखती हुई मुझ पर हमलावर हुई। मैंने बड़े इत्मीनान से डंडे को हाथ से रोका और उसे पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो दराज कद औरत झटका खाकर अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। वो चीखती हुई एक सोफे पर गिरी और सोफे समेत पीछे उलट गई। नकोशी मुतवस कदो कामत का लड़का था और इसमें शुबा नहीं था कि वो एक तरबियत याफ्ता और मंजा हुआ मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन उसका हरीफ उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर लड़ाई मार्शल आर्ट के उसूलों और कवायद ज़ाबित के मुताबिक हुई तो नकोशी चंद सेकंड ही में अपने हरीफ को जमीन चाटने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन वो शख्स मार्शल आर्ट के आदाब को नहीं समझता था। वो बाजारी अंदाज में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा था और नकोशी को अपने फन की कोई टेक्निक आजमाने का मौका नहीं मिल रहा था और एक मौके पर तो उसकी गर्दन हरीफ की गिरफ्त में आ गई थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उस शख्स के पहलू में एक जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। वो शख्स करा उठा, मगर उसने नकोशी की गर्दन नहीं छोड़ी। मेरा दूसरा पंच उसकी कनपटी पर लगा। इस मर्तबा वो चीख उठा। नकोशी की गर्दन भी उसकी ग्रीफ से आजाद हो गई और फिर मैंने उस शख्स को संभलने का मौका नहीं दिया। नकोशी एक तरफ बैठा अपनी गर्दन सहलाता रहा। खिड़की के बाहर से भी उठा पटक की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि कोची अपने हरीफ से नबर्द आजमा था। नकोशी, मैं चीखा, बाहर आ जाओ। कोची एक झटके से उठ गया और उसने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। मेरा हरीफ अगरचे जिस्मानी लिहाज से मुझसे भी ज्यादा ताकतवर था, मगर मैं उसे गिरफ्त में ले चुका था। उसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी, मगर वो अपनी इस ताकत के इस्तेमाल के सलीके से वाकिफ नहीं था। अगर वो अपने अंदर दबी हुई इस ताकत को सही तौर पर इस्तेमाल करता तो मुझ जैसे दो आदमियों को चींटियों की तरह मसल सकता था। इसी दौरान में वो औरत संभल गई थी। उसने एक बार फिर डंडा उठा लिया और मुझ पर हमला करने के लिए लपकी। उस वक्त मैं अपने हरीफ के ऊपर था। मैं अपने हरीफ को साथ लेता हुआ बड़ी फुर्ती से बाएं तरफ लोट लगा गया। इस तरह हरीफ मेरे ऊपर आ गया और डंडे का वार उसकी खोपड़ी पर लगा। वो चीखता हुआ मेरे ऊपर ढेर हो गया। वो औरत एक लम्हे को साकत रह गई। उसकी आंखों में वहश हंसी उभर आई थी। मेरे ऊँटों पर तैश दिलाने वाली मुस्कुराहट उभर आई। उसने संभल कर एक बार फिर हमला किया। इस मर्तबा डंडा उस शख्स की पुश्त पर लगा। उसे शायद चोट का एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि सर पर लगने वाली चोट से वो पहले ही बेहोश हो चुका था। मैंने उसे अपने ऊपर से एक तरफ धकेल दिया और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उस औरत पर जुनून सा तारी हो गया। वो पे दर पे डंडे से मुझ पर हमले करती रही और मैं उछल उछल कर अपने आप को बचाता रहा और बिलाखिर मैंने डंडे को पकड़कर अपनी तरफ झटका दिया। वो लड़खड़ाती हुई मुझसे टकरा गई। मैंने उसे इस तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया कि वो अपने हाथों को भी हरकत देने के काबिल ना रही। वो इस तरह मेरे सीने से लगी हुई थी जैसे महबूब को लिपटा रखा हो। उसका सांस फूल गया था।
चेहरे पर खौफ और आंखों में बेपनाह वहशत थी। जो औरतें शराब पीती हैं, सिगरेट नोशी करती हैं, वो बिस्तर पर मर्दों का दिल तो बहला सकती हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर अपना दिफा नहीं कर सकती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, औरत में तो बड़ी ताकत होती है, इतनी ताकत वो दुनिया को तय बाला कर सकती है, मगर तुमने तो अपने आप ही को तबाह कर डाला। मैंने उसे बाहों से पकड़कर पीछे की तरफ जोरदार धक्का दिया। वो शीशे के टॉप वाली सेंटर टेबल पर गिरी। छनाके की आवाज के साथ उसकी खौफनाक चीख भी कमरे में गूंजी थी। सेंटर टेबल का शीशा टूट गया था और वो अंदर धंस गई थी। शीशा टूटने से उसकी दोनों टांगों और एक बाजू पर कट लग गए थे, जिनसे खून रसने लगा था, मगर जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं थे। तुम यहाँ आराम करो, मैं जरा अपने साथियों को देख लूं, मैंने कहा और खिड़की की तरफ लपका। और फिर वो मंजर देखकर मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। एक आदमी पिछली तरफ झाड़ियों में भागा जा रहा था। नकोशी और कोची उसके पीछे थे और फिर उसी लम्हे अंदर किसी कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी। मैं खिड़की के सामने से हटकर दरवाजे की तरफ लपका। दूसरे कमरे का मंजर खासा दिलचस्प था। मास्टर ली शियान दो हरीफों से नबर्द आजमा था। वो दोनों मार्शल आर्ट के माहिर थे और मास्टर ली शियान को भी शायद उनसे मुकाबला करने में मजा आ रहा था। कमरा खासा वसी और अरीज था, इसलिए मुकाबले के लिए जगह की कमी भी नहीं थी। अलबत्ता सारा फर्नीचर उलट पलट हो रहा था। मास्टर के रहीफों में से एक को तो मैंने पहचान लिया, वो मेगा तैरार था। वो दूसरा मेरे लिए अजनबी था, जिसे मास्टर ने मेरे सामने उठाकर दीवार के साथ पटक दिया था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। अलबत्ता मेगा मास्टर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और मास्टर बड़ी खूबसूरती से उन हमलों का दिफा कर रहा था। दूसरा हरीफ उठकर हमलावर होने के अंदाज में मास्टर की तरफ लपका, लेकिन मैंने उसे करीब पहुंचने का मौका नहीं दिया। मैं खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और मेरी फ्लाइंग किक भरपूर अंदाज में उस शख्स के सीने पर लगी। वो चीखता वो ढेर हो गया। मैंने उसे दोबारा संभलने का मौका नहीं दिया। इसी दौरान में मास्टर ली शियान मुझसे टकरा गया। वो मेगा का एक पंच खाकर अपने आप को संभाल नहीं सका था और इससे पहले कि वो संभल कर अपने आप को मेगा के मुकाबले के लिए तैयार करता, मेगा ने दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मास्टर ली शियान उनके पीछे लपका। मेरे हरीफ ने भी एक जोरदार छलांग लगाई और खिड़की तोड़ता हुआ बाहर चला गया। मैं खिड़की की तरफ लपका तो वो शख्स बहुत तेजी से एक तरफ दौड़ा जा रहा था। उसके पीछे जाना बेकार था। मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ लपका। मास्टर ली शियान बरामदे में खड़ा इधर उधर देख रहा था। भाग गया। मास्टर ने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके पीछे जाना बेकार है, एक्सियान को देखो, वो अंदर ही है। हम दोनों दौड़ते हुए अंदर आ गए। मास्टर ली शियान एक कमरे में दाखिल होते ही ठिठक कर रुक गया। अरे वो यहीं था, कहाँ भाग गया? मास्टर बोला। हम कमरे से बाहर निकलना ही चाहते थे कि बेड के नीचे से आहट सुनकर मैं चौंक गया। वो जब मैंने झुककर नीचे देखा तो दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। हक्सियान नीचे छुपा हुआ था। मैंने उसे टांग से पकड़कर बाहर घसीट लिया। हक्सियान के जिस्म पर सिर्फ पतलून थी और सीने पर पट्टी बंधी हुई थी, जो पहलू की तरफ खून से सुर्ख थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि उस रोज जानकी का वार कारी साबित हुआ था और हक्सियान इस काबिल नहीं रहा था कि अपना दिफा कर सकता या भाग सकता। साथ वाले कमरे का दरवाजा बड़े जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था और साथ ही किसी औरत के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मुझे याद आया कि पहलू वाले दरवाजे से यहाँ दाखिल होते ही एक औरत मुझसे टकराई थी, जिसे उठाकर मैंने एक कमरे में बंद कर दिया था। बैक्सियान को मास्टर ली शियान के हवाले करते हुए तेजी से कमरे से निकलकर दूसरे कमरे के सामने पहुंच गया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते वो औरत झटके से पीछे गिर गई। मैंने अंदर दाखिल होकर बत्ती जला दी और इधर उधर देखने लगा। मेरी नजरें उस औरत के चेहरे पर जम गई। उसकी उम्र 20-21 साल के लगभग रही होगी। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था और आंखें वहशत से फटी जा रही थी। मैंने उसे हाथ से पकड़कर उठा दिया। वो होले होले कांप रही थी। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मैंने उसे घूर कर देखा। दूसरे कमरे में। उसने अगला कर जवाब दिया, मैं एक्सियान वाले कमरे में थी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और एक्सियान वाले कमरे में आ गया। एक्सियान बेड पर पड़ा था और मास्टर ली शियान उसके पास खड़ा खास जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। मैंने एक कुर्सी पर पड़े हुए जनाना कपड़े उठाए और दूसरे कमरे में फेंक कर वापस आ गया। एक्सियान के जिस्म पर पट्टी बंधी हुई थी। पहलू पर पट्टी खून से तर थी। वो खौफजदा था। मैंने झुककर टांग के साथ बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। तुम्हारे सारे आदमी तो भाग गए और तुम्हारे गुरु घंटाल भी, जिसके कहने पर तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा क्या असर करूंगा तुम खुद ही सोच सकते हो। यहाँ नहीं वजदान। मास्टर ली शियान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसे हम साथ ले चलेंगे और फिर इससे पूछगछ करेंगे। उस वक्त नुस्वानी चीख की आवाज सुनकर मैं बाहर की तरफ दौड़ा।